हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वन शॉट रिवीजन वीडियो जिसके अंदर मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ जो आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की यूनिट नंबर 5 है जिसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसकी कंप्लीट थ्योरी, क्योंकि ये पूरी थ्योरेटिकली यूनिट है तो पूरी यूनिट को जो जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसी यूनिट की है आपकी थ्योरेटिकल कंटेंट में। इसी में से सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर अपलोड मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। यूनिट नंबर 5 नाम दिया है आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती क्या है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्ले अ क्रूशियल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ एन बिजनेस। इट प्रोवाइड वाइटल इंफॉर्मेशन टू वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग इन्वेस्टर, क्रेडिटर, डिसीजन मेकर अबाउट फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एंड द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या काम करती है, ये जो जितने भी हमारे आउटसाइडर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस कैसी है। तो वो कहलाती है आपकी रिपोर्ट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प देम टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट इन्वेस्टिंग और लैंडिंग मनी टू कंपनी। ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट, उससे जो स्टेक होल्डर होते हैं और आउटसाइडर होते हैं वो उन्हें डिसीजन बनाने में हेल्प करते हैं कि क्या हमें कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें कंपनी को डेट देना चाहिए। इस चीज़ में ये हेल्प करती है। नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन देखिए, सबसे पहले सपोर्टिंग मैनेजमेंट डिसीजन। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट टू असिस्ट विद प्लानिंग, एनालाइजिंग, बेंचमार्किंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, ये जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है कंपनी का, उसकी भी हेल्प करती है कि वो किस तरीके से प्लानिंग कर सके, किस तरीके से बेंचमार्क मतलब एक टारगेट सेट कर सके और डिसीजन ले सके। सेकेंड है फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड डाटा टू इन्वेस्टर, प्रोमोटर, डेट प्रोवाइडर एंड क्रेडिटर, हेल्प देम टू मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट डिसीजन। साथ साथ में ये जो एक्सटर्नल लोग होते हैं उनको भी डिसीजन बनाने में हेल्प करती है। इसके बेसिस पर जो इन्वेस्टर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, वो देखते हैं कि क्या हमें कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाना चाहिए, क्या कंपनी को पैसा उधार पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर एंड जनरल पब्लिक, प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक ट्रेडेड कॉर्पोरेशन। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाती हैं। जितने भी आउटसाइडर है कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है और कंपनी की परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जान सकता है। Communicating and organization resource usage. So financial reporting provide information on the resource that organization is buying and using. ये इसके बारे में भी बताती है कि कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं और कंपनी उन्हें किस तरीके से यूज कर रही है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग ऑडिटिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर विद एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन टू हेल्प द ऑडिट प्रोसेस। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है वो जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है उसे हेल्प करती है ऑडिट करके प्रोसेस में। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग सोसाइटियल वेलफेयर। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैन इंप्रूव सोसाइटी वेलफेयर बाय कंसीडरिंग गवर्नमेंट, यूनियन एंड एम्प्लॉय इंटरेस्ट। जो ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग होती है ये सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज करती है। किस तरीके से ये ध्यान में रखती है कि गवर्नमेंट की क्या क्या नीड्स है, यूनियंस के लिए क्या करना है, हमें एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। ये हो गया आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका इसमें कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो एनुअल रिपोर्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टी एट द एंड ऑफ फिजिकल ईयर। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि पब्लिकली ट्रेडेड होता है, मतलब किन किन को भेजा जाता है, ये जो शेयर होल्डर हैं और जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं, किसी भी ईयर के एंड होने के बाद उन्हें ये एनुअल रिपोर्ट भेजी जाती है। The annual report provide a summary of company's financial performance and position as well as other relevant information. ये किसके बारे में बताती है, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में बताती है कि कंपनी के ऑपरेशन कैसे चल रहे हैं, गवर्नेंस कैसे हो रही है कंपनी की और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है कंपनी की।
व्हाट इज इंक्लूडेड इन एन एनुअल रिपोर्ट, एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो नंबर 1 आता है आपकी चेयरमैन स्टेटमेंट, तो अ लेटर फ्रॉम चेयरमैन और सीईओ ऑफ कंपनी आउटलाइनिंग द कंपनी सेक्रेटरी विजन एंड फ्यूचर प्लान। इसके अंदर मेंशन होता है कि कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, कंपनी का विजन क्या है और कंपनी आगे चलकर क्या क्या प्लान परफॉर्म करने वाली है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, तो अ सेक्शन दैट प्रोवाइड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग इट्स रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड कैश फ्लो। ये मैनेजमेंट के डिस्कशन और उनको एनालाइज करने में हेल्प करता है। क्या क्या सेकंड जो चीज आती है वो आती है आपकी, इसमें सारी चीजें रेवेन्यू के बारे में, कंपनी के एक्सपेंस के बारे में, प्रॉफिट के बारे में और कैश फ्लो के बारे में बताया गया होता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होती है एनुअल रिपोर्ट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी क्या क्या चीजें आती है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर आएगा नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ एनुअल रिपोर्ट के अंदर उसके नोट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। फिर आती है आपकी ऑडिटर रिपोर्ट, तो ऑडिटर जो ऑडिट करवाते हैं कंपनी, उनकी जो ऑडिटर रिपोर्ट बना के देता है वो भी आपकी एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होती हैं। फिर आएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो अ सेक्शन दैट डिस्क्राइब द कंपनीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन एंड एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्शन में क्या होता है, इसमें कंपनी के बारे में बताया गया होता है कि इसमें कौन डायरेक्टर हैं, कितने डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन क्या है और अदर रिलेटेड पार्टी के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में भी एनुअल रिपोर्ट में बताया गया होता है कि कंपनी की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कंपनी ने इनको फुलफिल करा है। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल रिपोर्ट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले आएगा स्कोप का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है वो एनुअल रिपोर्ट का ही पार्ट होती है, बट दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो सिर्फ कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताती है, जबकि एनुअल रिपोर्ट सारे ब्रॉडर कंसेप्ट कवर करता है। इसमें क्या क्या होता है, कंपनी का विजन, मिशन, वैल्यू, स्ट्रेटेजिक प्लान, मेजर प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव, ये सारी चीजें एनुअल रिपोर्ट के अंदर इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट है फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सच एज इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी, व्हाइल एनुअल रिपोर्ट आर मोर फ्लेक्सिबल इन फॉर्मेट एंड प्रोवाइड include various types of information such as graph, chart, image, narrative, convey a company's performance and future prospectus। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती हैं उन्हें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, उसमें वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में ही बता पाती हैं, जैसे कि इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी के बारे में। जबकि जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, उसमें आप ग्राफ, चार्ट, इमेजेस जो इंक्लूड करना चाहें वो इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्लान के बारे में पता लग सके। नेक्स्ट है ऑडियंस के बीच बेसिस पर क्या डिफरेंस है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्राइमली डिजाइन फॉर इन्वेस्टर, एनालिस्ट एंड रेगुलेटरी बॉडीज टू इवेल्युएट अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ एंड कंप्लायंस। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं वो किन के लिए बनाई जाती हैं, इन्वेस्टर के लिए, एनालिस्ट के लिए और रेगुलेटरी बॉडीज जिनके लिए कंपनी को कंप्लाई करना पड़ता है, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। जबकि जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो टू कम्युनिकेट विद वाइडर ऑडियंस, जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो कई सारे लोगों के लिए होती है, जैसे कि शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर, जनरल पब्लिक, अबाउट द कंपनीज ओवरऑल परफॉर्मेंस, स्ट्रेटेजी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है और कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। फिर आएगा लीगल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर क्या डिफरेंस है, तो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी आर लीगली रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, कमीशन and other regulatory bodies, while annual report are not mandatory but are often produced voluntarily। देखिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो कंपलसरी होता है, जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी होती है, मतलब जो लिस्टेड कंपनी होती है उनके लिए ये कंपलसरी होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगी और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ उसे सबमिट करेंगी। जबकि जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो प्रिपेयर करना मैंडेटरी नहीं होता है, जो चाहे वो बना सकता है एनुअल रिपोर्ट एज अ वे टू कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर एंड प्रोमोटर द कंपनीज ब्रांड एंड रेपुटेशन। एनुअल रिपोर्ट वो किस लिए बनाई जाती है, सिर्फ स्टेक होल्डर को एक तरीके से प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है कि कंपनी की ब्रांड और रेपुटेशन बढ़ सके, इसलिए एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है।
अब कंटेंट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं जिसे कहा जाता है बोर्ड रिपोर्ट। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो नंबर 1 आता है आपका इंट्रोडक्शन। द रिपोर्ट शुड बिगिन विद इंट्रोडक्शन दैट प्रोवाइड अ ओवरव्यू ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट ईयर एंड इट्स ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, जिसमें कंपनी की परफॉर्मेंस, पिछले सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा है, कंपनी का क्या ऑपरेशन है, क्या डायरेक्शन है, ये सारी चीजें होती हैं। सेकंड है बिजनेस रिव्यू। तो द सेक्शन शुड इंक्लूड अ रिव्यू ऑफ कंपनीज बिजनेस ऑपरेशन। कंपनी का अब बिजनेस कैसा चल रहा है इसके बारे में बताया गया होता है। फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो द डायरेक्टर रिपोर्ट शुड प्रोवाइड अ समरी ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो डायरेक्टर की रिपोर्ट्स होती हैं उसके अंदर कंपनी की फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसके बारे में भी बताया गया होता है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दिस सेक्शन शुड कवर द कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस, इंक्लूड द कंपोजिशन एंड एक्टिविटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बताता है कि कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप से एम्प्लॉइज का स्ट्रक्चर बनाया गया है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। तो द डायरेक्टर रिपोर्ट शुड इंक्लूड अ डिस्कशन एंड ऑफ द रिस्क दैट कंपनी फेसेस, हाउ दीज रिस्क आर मैनेज्ड। तो कंपनी जो डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है उसमें रिस्क के बारे में भी बताया गया होता है कि कंपनी को क्या क्या रिस्क है और कंपनी इन्हें कैसे मैनेज करेगी। फिर है फ्यूचर आउटलुक के बारे में। तो डायरेक्टर रिपोर्ट शुड इंक्लूड विद एन आउटलुक ऑफ कंपनीज फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। और क्या होता है इसके अंदर, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, मतलब कंपनी आगे कैसे परफॉर्म करना चाहती है, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट्स में मेंशन होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको जो पढ़ना है वो आएगा मीनिंग ऑफ XBRL। XBRL का मतलब होता है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये होता क्या है, तो XBRL इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल डाटा। जो बिजनेस का डाटा होता है, फाइनेंशियल डाटा, उसे रिकॉर्ड करने का एक इलेक्ट्रॉनिकल रिपोर्ट करने का मेथड आएगा जिसे हम कहते हैं XBRL। इट एनेबल द एक्सचेंज ऑफ डाटा इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट दैट कैन बी इजिली अंडरस्टूड एंड प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। ये अलाउ करता है कि हम डाटा को मशीन के रीडेबल फॉर्मेट में ही एक मशीन से, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सके। फैसिलिटेट करता है इफेक्टिव एंड इफिशिएंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डाटा, और डाटा को एनालाइज करने में भी हेल्प करता है। फीचर्स क्या क्या होते हैं XBRL के, तो नंबर 1 आएगा बिजनेस रूल वैलिडेशन। तो इट अलाउ यूजर टू वेरीफाई दैट इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन XBRL इंस्टेंट डॉक्यूमेंट इज कंसिस्टेंट विद टैक्सोनॉमी एंड प्री डिफाइंड बिजनेस रूल्स। ये हेल्प करता है यूजर्स को कि वो वेरीफाई कर सके कि जो ये बनाए गए हैं, डाटा प्रिपेयर किया गया है, ये कंसिस्टेंटली और बिना किसी मिस्टेक के प्रिपेयर किया गया है। क्लियर डेफिनेशन। तो XBRL टैक्सोनॉमी प्रोवाइड क्लियर एंड प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये हमें फाइनेंशियल डाटा के बारे में क्लियरली बता देता है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थिंग नहीं होती इसमें। रेवेन्यू, एक्सपेंस, इन सभी के बारे में इजीली हम समझ सकते हैं जो XBRL में इंक्लूड होते हैं। फिर आएगा स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट। तो XBRL प्रोवाइड ए स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फाइनेंशियल डाटा। ये एक स्टैंडर्ड तरीका बताता है सभी कंपनीज के लिए कि सभी कंपनी इस तरीके को फॉलो कर सकती हैं, इस तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो कर सकती हैं फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट है सपोर्ट मल्टी लैंग्वेज। तो दिस मीन्स दैट XBRL अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ टैक्सोनॉमी लेवल इन मल्टीपल लैंग्वेज, मेकिंग इट इजियर फॉर कंपनीज टू रिपोर्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अक्रॉस डिफरेंट रीजन एंड कंप्लाई विद लोकल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। ये कई तरीके की लैंग्वेज में अवेलेबल होता है, तो आप अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से ऐसे इसके अंदर फाइनेंशियल डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका यूजेस क्या क्या होते हैं XBRL के। तो नंबर 1 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। XBRL इनेबल फाइनेंशियल डाटा टू एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एजेंसी। XBRL अलाउ करता है कि डाटा को किसी के भी साथ इजीली शेयर किया जा सके। नेक्स्ट है रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो मेनू रेगुलेटरी बॉडीज सच एज SEC, RBI एंड MCA हैव मैंडेट द यूज ऑफ XBRL। कई सारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन्होंने मैंडेटरी कर रखा है कि आप कंपनीज को कि आप XBRL का ही यूज करेंगे। फिर इन्वेस्टर एनालिसिस। तो XBRL डाटा कैन यूज्ड बाय इन्वेस्टर टू परफॉर्म एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डाटा अक्रॉस कंपनी, इंडस्ट्री एंड रीजन। ये इन्वेस्टर को हेल्प करता है कि वो दो कंपनी का डाटा इजीली कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। द यूज ऑफ XBRL इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हेल्प कंपनीज टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज रिस्क मोर इफेक्टिवली। ये रिस्क को मैनेज करने में, इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करता है। फिर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो द यूज ऑफ XBRL प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ये ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लेकर आता है। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ड्राफ्टिंग ऑफ नोट्स टू अकाउंट। अगर आपको किसी भी अकाउंट्स के नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो आप कैसे करेंगे।
तो नंबर 1 आएगा अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। तो दिस विल इंश्योर दैट नोट्स आर एक्यूरेट एंड कंप्लाई विद नेसेसरी गाइडलाइंस। सबसे पहले आपको समझना होगा कि रिक्वायरमेंट क्या है और ये देखना होगा कि जो आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए और जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करना चाहिए। यूज क्लियर एंड कॉन्साइज लैंग्वेज। तो दिस विल हेल्प इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन इज इजिली अंडरस्टूड बाय रीडर। तो जो आपको नोट्स बनाते समय लैंग्वेज यूज करनी है वो क्लियर और कॉन्साइज होनी चाहिए कि हर कोई उसे समझ सके। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज द नोट्स लॉजिकली। तो दिस में इन्वॉल्व ग्रुपिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टुगेदर और प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑर्गेनाइज एंड द नोट्स लॉजिकली में क्या है कि आपको जो एक तरीके की इन्फॉर्मेशन है उसे एक जगह पर रिकॉर्ड करना है और क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो दिस में इंक्लूड डिटेल ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग प्रोसेस की अजम्पशन एंड एस्टिमेट एंड डिटेल ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। अगर कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है तो उन्हें मेंशन करना है, आप किस एजम्पशन क्या चीज एज्यूम कर रहे हैं, क्या पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ सपोर्टिंग डाटा एंड एग्जांपल। तो टू प्रोवाइड कंटेक्स्ट एंड क्लियरिटी नोट्स टू अकाउंट में इंक्लूड सपोर्टिंग डाटा एंड एग्जांपल। तो नोट्स ऑफ टू अकाउंट में आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो उन्हें सपोर्ट करे। नेक्स्ट है इंश्योर एक्यूरेसी। तो इट इज एसेंशियल दैट नोट्स टू अकाउंट आर एक्यूरेट एंड बेस्ड ऑन रिलायबल डाटा। एनी assumption और एस्टिमेट शुड बी डिस्क्लोज्ड एंड सपोर्टेड बाय अप्रोप्रिएट एविडेंस। वही है कि एक्यूरेसी मेंटेन करता है ये, क्योंकि आपके पास सभी चीजें अवेलेबल होती हैं जो जो आपने उसमें रिकॉर्ड करी हैं। रिव्यू एंड रिवाइज। तो फाइनली नोट्स टू अकाउंट शुड बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड एज नेसेसरी टू इंश्योर दैट दे आर कंप्लीट, एक्यूरेट एंड कंप्लाई विद रिलेवेंट स्टैंडर्ड। तो लास्ट में आपको क्या देखना है कि जो नोट्स आपने प्रिपेयर करे हैं उन्हें एक बार रिव्यू करना है, रिवाइज करना है कि जो जो चीजें हमें चाहिए थी कि वो कंप्लीट है, एक्यूरेट है और सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है सेगमेंट रिपोर्टिंग। क्या होता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 डील्स विद सेगमेंट रिपोर्टिंग। दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर कंपनीज टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ इट्स बिजनेस सेगमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 डील करता है सेगमेंट रिपोर्टिंग के साथ। इसमें क्या कहा जाता है, बिजनेस की जितनी भी सेगमेंट है उन सभी की परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में बिजनेस कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये कहलाता है आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेगमेंट रिपोर्टिंग का? नंबर 1 है बेटर डिसीजन मेकिंग। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग प्रोवाइड यूजर विद मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। तो इससे डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है। डिसीजन मेकिंग कैसे अच्छा होता है? क्योंकि बिजनेस की जितनी भी यूनिट है उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है यूजर्स को, तो वो अच्छा डिसीजन ले पाते हैं बिजनेस से रिलेटेड। सेकंड है इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी। तो सेगमेंट ऑफ रिपोर्टिंग इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी बाय प्रोवाइडिंग मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी ऑपरेशन। ये कंपनी के ऑपरेशन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड रिसोर्स एलोकेशन। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ रिसोर्स आर एलोकेटेड विद इन द कंपनी, अलाउइंग मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई एरिया वेयर रिक्वायर्ड एडिशनल इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज। सेगमेंट रिपोर्टिंग से क्या पता लगता है? इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगता है कि हमने कंपनी में कैसे कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट कर रखा है, और ये भी पता लगता है कि किस एरिया में हमें और ज़्यादा रिसोर्सेज को एलोकेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है इनहैंस्ड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग अलाउ यूजर टू बेटर मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी डिफरेंट सेगमेंट। ये हमें परफॉर्मेंस मेजर करने में हेल्प करता है, मतलब दो अलग अलग सेगमेंट है जो बिजनेस के, उनको कंपेयर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबिलिटी। क्या होता है? तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग, डिस्क्लोजिंग एंड बीइंग अकाउंटेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग का मतलब होता है ये एक तरीका है जिससे हम मेजर करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं और उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं। किस चीज़ के लिए? जितने जो कंपनी के इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट हो रहे हैं कंपनी के ऑपरेशन से, उन सभी के बारे में जब हम समझते हैं, उन्हें मेजर करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं और उनके लिए अकाउंटेबल मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसे कहा जाता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इट प्रोवाइड अ ट्रांसपेरेंट एंड होलिस्टिक व्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। ये कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके ट्रांसपेरेंट और होलिस्टिक व्यू देता है टू स्टेक होल्डर एंड सच एज इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉय एंड वाइडर कम्युनिटी। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज सस्टेनेबिलिटी जो रिपोर्टिंग है वो क्यों जरूरी होती है? तो नंबर 1 है इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो बाय रिपोर्टिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मोर ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। तो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग परफॉर्म करके ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है, उन्हें पता लग जाता है कि एनवायरनमेंट और सोसाइटी पर उनका क्या इम्पैक्ट जा रहा है।
फिर इनहांस रेपुटेशन एंड स्टेक होल्डर्स ट्रस्ट, तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कैन हेल्प बिल्ड ट्रस्ट विद शेयर होल्डर एंड इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग से जो शेयर होल्डर हैं उनके साथ रेपुटेशन इंक्रीज हो जाती है, स्टेक होल्डर्स के साथ के पास से ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है कंपनी से रिलेटेड। नेक्स्ट है ड्राइवर सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस, तो बाय ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन कैन आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट एंड सेट गोल टू ड्राइव सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग परफॉर्म करके कंपनी को ये पता लग जाता है हमें और कहाँ किस एरिया में वर्क करने की जरूरत है जिससे और ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी डेवलप हो सके, तो वो फिर कंपनी कर पाती है। नेक्स्ट है 7 प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है वो 7 प्रिंसिपल पर बेस है। नंबर 1 है मटेरियलिटी, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी इशू दैट आर रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट टू शेयर होल्डर स्टेक होल्डर, मतलब जो स्टेक होल्डर के लिए जरूरी और इम्पोर्टेंट एरियाज हैं सिर्फ उन्हीं जगहों पर कंपनी को सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करने की जरूरत है। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर इंक्लूसिवनेस, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड एंगेज विद रेंज ऑफ स्टेक होल्डर एंड सीक टू अंडरस्टैंड देयर सस्टेनेबिलिटी कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन। तो कंपनी है वो कई सारे स्टेक होल्डर के साथ कनेक्टेड होती है, तो उनसे पता लगता है उन्हें कि किस एरिया में उन्हें सस्टेनेबिलिटी चाहिए और क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कंपनी से। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी कंटेक्स्ट, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट इन विच दे ऑपरेट। कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रोवाइड करना चाहिए, क्लियर इमेज प्रोवाइड करनी होती चाहिए कि कंपनी की ऑपरेशन का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस कॉम्प्रिहेंसिवली एंड इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एक इम्पैक्ट नहीं, मतलब दोनों इम्पैक्ट्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड इंश्योर द एक्यूरेसी रिलायबिलिटी ऑफ द सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड। ऑर्गेनाइजेशन को ये भी इंश्योर करना है कि जो ये रिपोर्टिंग की जा रही है ये करेक्ट एक्यूरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइमलीनेस, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन इन टाइमली मैनर टू द स्टेक होल्डर कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन। जो ये रिपोर्टिंग करी जानी चाहिए ये टाइमली की जानी चाहिए जिससे जो स्टेक होल्डर है वो टाइमली डिसीजन ले सकें। उसके बाद 7th है क्लैरिटी, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड कम्युनिकेट सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड कंसाइजली। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरली इंफॉर्मेशन को बता देना चाहिए सभी स्टेक होल्डर और जिन जिनको भी बताना होता है। फिर है आपका नेक्स्ट ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। तो द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग रेफर्स टू फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन सोशल, एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये भी एक तरीका है क्या करने का, मेजर करने का और रिपोर्ट करने का। किन चीज़ों को, कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन के सोशल, एनवायरमेंटल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने का एक तरीका है। TBL reporting is based on idea that organization success should not measured solely in terms of financial performance but also in terms of impact on society and environment। इसका मतलब ये हो जाता है TBL रिपोर्टिंग का बेस ये है कि आइडिया ये हैगा TBL रिपोर्टिंग का कि जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है वो सिर्फ उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं करती है, उसके लिए हमें उसका सोसाइटी और एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये भी देखना होगा। बेनिफिट क्या क्या होते हैं TBL रिपोर्टिंग के, तो नंबर 1 है इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। तो TBL रिपोर्टिंग हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू मेजर एंड ट्रैक देयर सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशन। तो ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो अपनी सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकें। नेक्स्ट है इनहांस्ड स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। तो TBL रिपोर्टिंग प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू इंगेज विद रेंज ऑफ स्टेक होल्डर। ये प्रोवाइड करवाता है एक तरीका जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज हो सके। नेक्स्ट है इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो TBL रिपोर्टिंग प्रोवाइड अ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबल अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करवाता है ऑर्गेनाइजेशन को। इम्प्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट। तो TBL रिपोर्टिंग कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज सस्टेनेबिलिटी रिस्क। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो अपने सस्टेनेबिलिटी रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके और मैनेज कर सके। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग एंड एफिशिएंसी गेन। तो TBL रिपोर्टिंग कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर कॉस्ट सेविंग एंड एफिशिएंसी गेन थ्रू इम्प्रूव्ड रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट कंसेप्ट रह जाता है आपका इस चैप्टर का वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। देखिए CSR जिसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग इज ए टाइप ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ये भी एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का टाइप है। इट इन्वॉल्व मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू एथिकल एंड सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉय वेलबींग, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप एंड अदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू।
ये क्या होता है, ये एक तरीका होता है जिससे हम मेजर करते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने बाहर एनवायरनमेंट सोसाइटी के लिए क्या क्या काम करे हैं और क्या क्या उन्हें करने चाहिए। ये सारी चीजें मेजर की जाती हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग में। की कंपोनेंट ऑफ सीएसआर रिपोर्टिंग इंक्लूड, क्या क्या की कंपोनेंट है सीएसआर रिपोर्टिंग के, तो नंबर 1 है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। तो दिस इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू एथिकल कंडक्ट एंड कंप्लायंस विद रिलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन। ये पहला कंपोनेंट है जिसमें ये बताता है कि कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉलो करेगी जितने भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हैं और कंप्लाई करेगी सभी लॉज के साथ। नेक्स्ट है सोशल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तो दिस इंक्लूड दैट ऑर्गेनाइजेशन एंगेजमेंट विद एंड इम्पैक्ट ऑन local community as well as its contribution to social and charitable cause। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को ये भी इंश्योर करना है कि लोकल जो कम्युनिटी है जहाँ पर कंपनी ऑपरेट हो रही है वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है उस पर कोई इम्पैक्ट ना आए, और साथ साथ में उनके चैरिटेबल और सोशल इशू में कुछ कंपनी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलबिंग। तो दिस इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशंस एफर्ट टू इंश्योर द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलबिंग ऑफ इट्स एम्प्लॉय। ये क्या बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो कंपनी के अंदर उसमें ऑर्गेनाइजेशन में लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी भी सेफ्टी और हेल्थ का कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप। तो दिस इंक्लूड दैट the organization effort to minimize its environmental impact such as reducing greenhouse emission, conserving natural resource and managing waste and pollution। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि हमारे ऑपरेशन से एनवायरनमेंट के ऊपर कम से कम नुकसान हो। फिर आएगा गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। तो दिस इंक्लूड द ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस स्ट्रक्चर, लीडरशिप प्रैक्टिस एंड कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें क्या आता है कि जो कंपनी है उसका जो ऑपरेट होने का स्ट्रक्चर है, जो लीडरशिप का तरीका है, ये सारी चीज़ें एक अच्छे तरीके से गुड वे में होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो जाती है। यूनिट नंबर 5 ही नहीं, जितनी भी यूनिट है हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की वो सभी यूनिट मैंने कवर करवा दी हैं। वन शॉट रिवीजन वीडियो चैनल पर अपलोड हो रखी हैं, आप वहाँ पर उन्हें चेक कर सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट भी अपडेट कर दूंगा। सभी नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ मैं पहले ही, और सारा थ्योरेटिकल कंटेंट मैंने आपको कवर करवा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आप लोगों के साथ इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन आप लोगों के साथ। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर कर दें, और आने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।